नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का, जहां की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 किसानों से जुड़े कानूनों के खिलाफ आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिरला सभागार में सम्मेलन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर ही कह दिया कि इन किसान बिलों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की विधानसभा में चर्चा की जाएगी और क्या कुछ किसान हित में किया जा सकता है उस बारे में सभी दलों से बात की जाएगी, राय ली जाएगी और किसान हित में राजस्थान की विधानसभा निर्णय करेगी। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को राजस्थान के दौरे पर आने के लिए आमंत्रित किया और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर राजस्थान में किसानों के बीच आने का आमंत्रण भी दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है और हमेशा किसान के साथ रहेगी। किसान सम्मेलन में प्रदेश भर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और कांग्रेस संगठनों के प्रतिनिधियों और किसान नेताओं ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के किसानों से जुड़े कानूनों के खिलाफ जयपुर के बिरला सभागार में सम्मेलन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोरोना की बजाय किसानों को खत्म करने पर आमादा है। आरएलडी और माकपा विधायक भी कांग्रेस के मंच से ये कहते हुए नजर आए कि दलगत सियासत से ऊपर उठकर एकजुटता के साथ किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार की 3 काले कानून लेकर आई है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि इस बीच काले कानूनों को लाना पड़ा। सीएम ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि दुगनी इनकम का वादा किया गया था किसानों से और यही खेल है इसलिए खेला गया कि दुगनी इनकम का वादा केंद्र की सरकार पूरा नहीं कर पाई है, तो विवादित कानून बना दो। लोग सड़कों पर आएंगे और बाद में यह कह देंगे कि उन्हें कानून लागू नहीं करने दिया गया, इसलिए मोदी जानबूझकर ये कानून लाए हैं। डोटासरा ने कहा कि भूमि अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और केंद्र सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। कांग्रेस के सम्मेलन से संदेश साफ है, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पीछे नहीं हटना चाहती और जैसा अशोक गहलोत कह रहे हैं, लगता यही है कि विधानसभा के जरिए एक ऐसा कदम कांग्रेस की सरकार उठाने जाएगी जिसका मैसेज देश भर में जाए। संदेश होगा कि किसानों के मुद्दे पर राजस्थान की कांग्रेस कड़ा प्रहार करने जा रही है और लगता यही है कि केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए कानूनों के खिलाफ राजस्थान की सरकार कड़े फैसले ले सकती है और जो संवर्ती सूची के तहत राज्य सरकार के अधिकार हैं उनको विधानसभा के जरिए जता सकती है। चलिए जयपुर संभाग से ही एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा। 6 नगर निगमों के लिए चुनाव कार्यक्रम की हुई घोषणा। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को सदस्य पदों के लिए होगा चुनाव। 10 नवंबर को महापौर पद के लिए होगा चुनाव, तो 11 नवंबर को चुने जाएंगे उप महापौर। इसी के साथ आचार संहिता हुई लागू। प्रदेश के 6 नवगठित नगर निगमों में चुनाव की घोषणा हो गई है। इसमें 560 वार्डों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 2 चरणों में यह चुनाव कराया जाएगा। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा और 3 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी, जबकि महापौर का चुनाव 10 नवंबर और उप महापौर का चुनाव 11 नवंबर को करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र आयोग ने इन चुनाव के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसमें केंद्र, राज्य सरकार, चिकित्सा विभाग, स्थानीय प्रशासन की ओर से कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल के तहत ही मतदान होगा। इस बार पहली बार मतदान की समय अवधि बढ़ाकर सुबह 7:30 से 5:30 कर दी गई है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 850 रखी गई है ताकि ज़्यादा भीड़ नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित हो सके। नगर निगमों के चुनाव EVM से कराए जाएंगे और इसके लिए 7,500 EVM की व्यवस्था की गई है, जबकि 30% EVM
सुरक्षित रखी गई हैं। इन चुनाव के लिए करीब 30,000 कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा। नगर निगमों के लिए मतदान, मतगणना और अन्य चुनाव संबंधी कार्यों के पूरे पर्यवेक्षण के लिए हर जिले के आवश्यकता अनुसार एक या ज़्यादा पर्यवेक्षकों को नियोजित किया जाएगा। इसी के साथ चुनाव नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना कर दी गई है। सदस्य पद के चुनाव लड़ने के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2.5 लाख रखी गई है। इससे पूर्व खर्च की सीमा आयोग द्वारा 2014 में 80,000 रुपये रखी गई थी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन निगम क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके तहत नए कार्यादेश या नए तरह के वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही इन निगम क्षेत्रों में चुनाव को प्रभावित करने वाले अधिकारियों की किसी भी तरह से नियुक्ति या स्थानांतरण नहीं किए जा सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के बाद रुख करते हैं भरतपुर संभाग का, जहां की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता भारत दीक्षित। भूकना में पिछले 2 दिन से चल रहे पुजारी बाबूलाल वैष्णव के मांगवे में आज पीड़ित परिवार की सभी मांगें राज्य सरकार ने मांग ली। इसी के साथ धरना भी समाप्त कर दिया गया। भूकना में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाकर मारने की घटना को लेकर पिछले 2 दिन से चल रहे धरना को आज सभी की सहमति से समाप्त करवा दिया गया। पीड़ित परिवार की सभी मांगें राज्य सरकार ने मान ली और उसके बाद बाबूलाल वैष्णव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सभी मांग पत्रों में सरकार ने सहमति जताई। इसके साथ ही सरकार ने पूरे मामले पर लापरवाही बरतने पर जांच कमेटी बिठाने की बात भी कही। जिस प्रकार से पीड़ित परिवार ने संबंधित थाना इंचार्ज को सस्पेंड करने की बात कही, इसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले पर जांच कमेटी बिठाने की बात कही और अगर जांच कमेटी में इंचार्ज की लापरवाही सामने आती है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सहमति में जयपुर से स्पेशल टीम भेजी जाएगी और आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान भी शुरू किया जाएगा। पीड़ित परिवार की सभी मांगों पर सहमति के बाद पुजारी बाबूलाल वैष्णव का अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज के साथ किया गया। सांसद मनोज राजौरिया भी अंतिम शव यात्रा में मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता भवर एस चारण। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के साथ ही नगर निगम चुनावों को लेकर प्रदेश में सुलगी सियासत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लगाया आरोप, वार्डों के पुनर्गठन से लेकर मतदान केंद्रों के चिन्हीकरण तक में कांग्रेस बदनीति के साथ कर रही है काम और साथ में सरकारी मशीनरी का जमकर कर रही है दुरुपयोग। पूनिया ने अपने कोटा प्रवास के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जन ज्वार के आक्रोश से डरी हुई है, लेकिन इस डरी हुई कांग्रेस को भी जनता सबक सिखाने को तैयार है और कोटा के दोनों नगर निगमों में बीजेपी का ही बोर्ड बनेगा। पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खासकर कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए और गहलोत सरकार को जमकर घेरने का प्रयास किया। पूनिया ने इस दौरान पुजारी को जलाए जाने से लेकर के प्रदेश में हालिया दुष्कर्म और हत्या के मामले भी उठाए और साथ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के साथ साझा किए। लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने नगर निगम चुनावों में तैयारियों का ऐलान भी फूंक दिया और साथ में दावा किया कि बीजेपी कोटा नगर निगम में एक बार फिर से बोर्ड बनाने जा रही है। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान इस बात की भी जोर शोर से दावे किए कि हमने राज्य सरकारों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया है और कोई भी मेरे इस दावे को गलत साबित करके दिखा दे कि हमने मार्च 2020 तक का सभी राज्य सरकारों का जीएसटी अनुदान चुका दिया है। अनुराग ठाकुर ने साथ में उम्मीद जगाते हुए बयान भी दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से पटरी पर लौट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बीकानेर का। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। बीकानेर में चौथे चरण के पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए संपन्न। दिन भर मतदान स्थलों पर दिखी भारी भीड़। महिलाएं नजर आई घूंघट में तो बुजुर्ग और युवा भी नजर आए कतार में। कुछ दिव्यांग भी लोकतंत्र में मतदान के अधिकार की अहमियत समझकर वोट करने पहुंचे। थोड़ी बहुत परेशानियों के बावजूद उन्होंने वोट कास्ट किया और एक संदेश छोड़ा कि लोकतंत्र में वोट के अधिकार का उपयोग जरूर करना चाहिए। तो इधर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने भी कोरोना एडवाइजरी की पालना करते हुए वोट कास्ट किया। इस दौरान एसपी प्रहलाद कोशनिया ने भी दिन भर कई मतदान केंद्रों की विजिट की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं। तो उप जिला निर्वाचन अधिकारी एएच गोरी ने कहा 85% से अधिक
लोगों ने मतदान किया है, यानी कोरोना के बावजूद लोगों ने मतदान में उत्साह दिखाया है। अब चुनाव परिणाम भी आ रहे हैं। जो लोग जीत रहे हैं निश्चित तौर पर वहाँ खुशी है, जो हार गए वहाँ गम का माहौल है। लेकिन ये चुनाव है, हार जीत यहाँ चलती है। संदेश यही छोड़ना चाहिए कि लोकतंत्र में विकास के लिए काम हो। चलिए बीकानेर के बाद आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव को। गांव की सरकार चुनने के लिए चुनाव का चौथा चरण आज कुछ छुटपुट शिकायतों को छोड़कर जोधपुर जिले में भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। जोधपुर जिले में आज ओसियां, तिवरी और पिपाड़ की जो पंचायत समितियां हैं उनमें 100 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न हुए हैं। ये पहला मौका था जब कोरोना वायरस के चलते जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा सैनिटाइजर के साथ साथ पूरी उन चाक-चौबंद व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना था जो सरकार द्वारा गाइडलाइन के तहत की गई थी। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह से लेकर डिप्टी पुलिस कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह यादव और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल बारट लगातार सुरक्षा व्यवस्था की जांच करते रहे। वहीं दूसरी ओर मतदान केंद्रों पर कुछ जगह पर मशीनें खराब होने की जानकारी सामने आई तो वहीं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी साफ तौर पर उड़ती नजर आई। वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो चुनाव में खड़े हुए मगर उन्होंने कोरोना वायरस के चलते मास्क बांट करके जागरूकता का संदेश दिया। तमाम जगह पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आई है उससे कहीं न कहीं उत्साह और उमंग भी देखने को मिला। महिलाएं घर से सज धज कर घर के काम को छोड़कर मतदान केंद्र पर पहुंची है। सरपंच के चुनाव हो चुके, कल उप सरपंच के चुनाव वार्ड पंच करेंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता रवि शर्मा। उदयपुर जिले में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में आज सेमारी, सराड़ा और जयसमंद पंचायत समितियों की 68 ग्राम पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ। इसके साथ ही उदयपुर जिले ने पंचायत चुनावों में सबसे पहले रिजल्ट देने के मामले में हैट्रिक लगाई। उदयपुर जिले के निर्वाचन विभाग ने मतगणना के दौरान सबसे पहले 4 रिजल्ट पूरे प्रदेश में जारी किए। जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा के नेतृत्व में इससे पहले के भी 2 चरणों में उदयपुर जिले ने पूरे प्रदेश में सबसे पहले मतगणना के बाद रिजल्ट जारी किए हैं। पंचायत राज चुनाव के चौथे चरण में आज उदयपुर की 3 पंचायत समितियों की 68 ग्राम पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ। इसके साथ ही उदयपुर जिले ने मतगणना परिणाम देने के मामले में एक बार फिर से इतिहास रच दिया। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के प्रयास और प्रोत्साहन के चलते मतदान दलों ने पूरी मुस्तैदी से काम करते हुए राज्य के पहले 4 परिणाम देते हुए उदयपुर जिले को एक गौरव दिलाया। द्वितीय चरण में राज्य के सबसे पहले 2 परिणाम और तीसरे चरण में सबसे पहले 6 परिणाम देने के बाद आज 4 परिणाम देकर उदयपुर जिले ने सबसे तेज परिणाम देने के मामले में हैट्रिक लगाई है। इससे पहले आज सेमारी, सराड़ा और जयसमंद पंचायत समितियों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ और मतदाताओं ने कोविड-19 के तहत पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया और जमकर मतदान किया। इससे पहले उदयपुर जिले की इन तीनों ही पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में मतदाताओं का उत्साह चरम पर दिखा। जयसमंद पंचायत समिति की गांवड़ी ग्राम पंचायत के कई मतदाता नावों का सहारा लेकर भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तीनों ही पंचायत समितियों में करीब 75% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अजमेर कारखानों ने रचा इतिहास। स्टीम इंजन और मीटर गेज यानों को दुरुस्त करने के लिए उपयुक्त संसाधनों से सुधार दिए आधुनिक कोच और विद्युत चलित यान। जोन के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने तैयार किए गए मेमू को दिखाई हरी झंडी। रेल कारखानों के निरीक्षण दौरे पर आए महाप्रबंधक आनंद प्रकाश को कारखाने में कोविड के दौरान किए गए कार्यों से भी अवगत किया गया, तो वहीं इस दौरान रेल कारखाने में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर कारखाने के मुख्य प्रबंधक सहित अन्य बड़े अधिकारी भी साथ रहे। निरीक्षण दौरे पर आए महाप्रबंधक ने इस मौके पर लोको कारखाने में मेमू इंजन की पीओएच का जायजा लेकर तैयार किए गए इंजन को हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी में प्रयुक्त होने के लिए रवाना किया।
रेल कारखानों में कोरोना को लेकर किए गए सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी महाप्रबंधक ने संतुष्टि जताई, तो वहीं कारखाना प्रबंधन की पीठ थपथपाई। इस मौके पर उन्होंने रेल कारखानों में नए बनाए गए महिला कक्ष का भी उद्घाटन किया। डीजल शेड सहित कारखाने के अन्य विभागों में निरीक्षण करते हुए उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत की। निरीक्षण पर आए महाप्रबंधक प्रकाश ने कोरोना के चलते राजस्व में आई गिरावट को स्वीकार करते हुए कहा कि रेलवे में अब अनावश्यक खर्चों को कम किया जाएगा। कोरोना काल के दौरान चलते फिरते अस्पताल बनाने वाले हाथों को मिला फिर से सुनहरा भविष्य, तो वहीं CWM RK मुंदड़ा के सफल प्रबंधन ने कारखाने को दी एक नई दिशा। चलिए, और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक ले आप रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।